हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी का जो सोम वाला सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर का, उसका पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो पार्ट 2 में देखिए कुछ डेरिवेशंस हैं जिसमें हम फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे इलोंगेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म बार ड्यू टू सेल्फ वेट। सेल्फ वेट के द्वारा इलोंगेशन कैसे आता है। तो देखिए एक प्रिज्मेटिक बार लेते हैं। ठीक है, प्रिज्मेटिक बार कुछ इस टाइप की है, इसका एरिया कुछ दे रखा है, इसकी लेंथ है। ठीक है, और इसमें हमने एक सेक्शन काटा है जिसकी थिकनेस है डी वाई, जो कि हमारे बेस से जो है वाई डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब देखिए इसमें इलोंगेशन कितना होगा। इलोंगेशन इन अ स्मॉल स्ट्रिप, पहले स्मॉल स्ट्रिप में देखेंगे ड्यू टू सेल्फ वेट ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी इन चारों पॉइंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रिप पर कौन सा लोड लगेगा, यही तो लोड लगेगा जो इसके नीचे का लोड है, यानी कि ये वाला। ठीक है, यही तो लोड लगेगा। अब ए बी सी डी के द्वारा जो भी वेट के द्वारा इलोंगेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बराबर पी एल अपॉन ए ई हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर वेट क्या होता है, रो जी इंटू ए इंटू वाई। अब वाई क्यों लिया है, क्योंकि इस स्ट्रिप से वाई डिस्टेंस पर ये दे रखा है। ठीक है, एरिया इंटू वाई, क्योंकि एरिया तो सेम रहेगा ना पूरे में। अब देखिए डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बराबर होता है डब्ल्यू इंटू डी वाई बटे ए ई। क्यों ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए पी क्या है, पी जो है हमारा लोड है और लोड हमारा क्या है, डब्ल्यू है, क्योंकि यही तो लोड लग रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर ए बी सी डी वाला। ठीक है, लेंथ क्या है हमारी, वाई है, तो हमने वाई ले लिया इंटू ए ई। ठीक है, अब ये सारी इक्वेशन हमने डब्ल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारा बन के आता है रो जी वाई इंटू डी वाई बटे ई। अब हमने क्या किया, हमने स्मॉल स्ट्रिप पे लिया था, अब हम क्या करेंगे, पूरी स्ट्रिप पे करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ध्यान रखिए। ठीक है, फुल स्ट्रिप पे लेंगे तो फुल बॉडी पर लेने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से एल तक। ठीक है, क्योंकि पूरी लेंथ का है। तो ये जब इंटीग्रेशन करेंगे तो रो जी अपॉन ई तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो वाई है, वाई इंटू डी वाई, वाई इंटू डी वाई का जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या आता है, वाई स्क्वायर अपॉन टू, और 0 से एल लिमिट है। ठीक है, तो 0 से एल लिमिट जो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल फॉर्मूला डेल्टा एल बराबर रो जी इंटू एल स्क्वायर बटे 2 इंटू ई। ये एक्चुअल फॉर्मूला हमारा बन के आता है। ठीक है, जी की वैल्यू लगा देंगे तो ये बन जाएगा 9.81। ठीक है, अब उसके बाद एक फॉर्मूला और यहाँ से W बराबर हम लिख सकते हैं। W बराबर देखिए ये निकल के आता है, W बराबर कैपिटल W बटे वॉल्यूम। ये स्मॉल W है और ये कैपिटल W। कैपिटल W का पूरी लोड, जो पूरे बॉडी है उसका पूरे का लोड। ठीक है, बटे कितना, फुल वॉल्यूम पर, तो W अपॉन ए इंटू एल। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा एल बराबर डब्ल्यू एल अपॉन 2a इंटू ई। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये होता है इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ लोड। ठीक है, अब इलोंगेशन ऑफ यूनिफॉर्म बार ड्यू टू सेल्फ लोड इज हाफ ऑफ द इलोंगेशन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। पी एल अपॉन ए ई जो निकल के आता है, उससे अगर कंपेयर करें इसको, किसको, डब्ल्यू एल अपॉन टू ए ई को, तो ये क्या होता है, जस्ट ये वाला जो लोड है ये जस्ट हाफ होता है इसका, सेल्फ वेट का जस्ट हाफ होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ लोड जो होता है हमारा, वो एक्सटर्नल लोड का जस्ट डबल होता है। इसको दो को इधर ले जाएंगे तो एक्सटर्नल लोड का डबल हो जाएगा सेल्फ वेट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो ये इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए जो चीज़ हमारी बचती है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लायक, मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए एक आता है थर्मल स्ट्रेस। क्या होता है थर्मल स्ट्रेस, है जिसको टेम्परेचर स्ट्रेस भी कहते हैं। ये वन डायमेंशनल स्ट्रेस होता है। इसमें क्या है कि एक बॉडी है जिसमें ई इसकी प्रॉपर्टी है, एल्फा इसका थर्मल कोफिशियंट है, ठीक है, एल इसकी लेंथ है और डेल्टा एल तक ही एक्सपेंड हो रहा है। तो वी नो डेट द मेटल आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एज इट एक्सपेंड एट हाई टेम्परेचर एंड श्रिंक एट लो टेम्परेचर। आपको पता है कोई मेटल होता है हाई टेम्परेचर पर एक्सपेंड करता है, लो टेम्परेचर पर सिंक करता है। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो एक्सपेंड करेगा। एल्फा क्या है, एल्फा बताता है अमाउंट ऑफ सेंसिटिविटी मेटल विद टेम्परेचर, यानी कि मेटल जो है टेम्परेचर के साथ में कितना एक्सपेंड हो रहा है, तो वो कौन बताता है, एल्फा बताता है, यानी थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ केस हैं जो कि क्या है। फ्री एक्सपेंशन ऑफ मेटल क्या होता है, व्हेन अ मटेरियल इज एक्सपेंडेड फ्रीली विदाउट एनी मैकेनिकल रेजिस्टेंस एट इंक्रीज टेम्परेचर। जब कोई मटेरियल जो है हमारा बिना किसी रेजिस्टेंस के, मतलब हमने वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा, जैसे यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है ना, ये अगर फ्री ये ना हो, यानी कि बॉडी जो है
नॉर्मल इस तरीके से फ्रीली रखी हो तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फ्रीली एक्सपेंशन तो होगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ एक्सपेंशन होगा, लेकिन देयर विल बी नो थर्मल स्ट्रेस, वहाँ पर कोई भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस कहाँ डेवलप हो बताया, जहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, बॉडी ऐसे फ्री रखी है तो क्या होगा, नो थर्मल स्ट्रेस, लेकिन एक्सपेंशन जरूर होगा। ठीक है, डेवलप इन द बॉडी ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल देयर इज नो मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी, यानी कि थर्मल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉडी को एक साइड से फिक्स कर दें या दोनों साइड से फिक्स कर दें तो क्या होगा, इफ इंक्रीज द टेम्परेचर विल ट्राई टू एक्सपेंड बट देयर विल रेजिस्ट कर जाएगा, एक्सपेंड को कोशिश तो करेगा एक्सपेंड करने की, लेकिन वो इसके सपोर्ट के द्वारा रेजिस्ट कर रहा है बाई फिक्स्ड सपोर्ट एट द एंड। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो स्ट्रेस किस टाइप का होगा, कंप्रेसिव नेचर का होगा, समझ रहे हैं, यानी कि वो टेंसाइल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको रेजिस्ट नहीं होने दे रहा इसी, और वो क्या करेगा, उसको कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो इस थर्मल स्ट्रेस किस टाइप का डेवलप जो होगा, कंप्रेसिव नेचर का, और क्या होगा थर्मल स्ट्रेस, ई इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है थर्मल स्ट्रेस का। क्लियर, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली चीज़ की बात कर लेते हैं, थर्मल स्ट्रेस इन अ कंपोजिट बॉडी। कंपोजिट बॉडी में क्या होगा, तो मान लीजिए दो बॉडी हैं जिनका E1 अल्फा वन E2 अल्फा टू दे रखा है। ठीक है, अब एक बॉडी जो है हमारा ये किसी फिक्स सपोर्ट से दूरी पर है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अल्फा वन जो है अल्फा टू से ज़्यादा है, यानी कि अल्फा वन ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, अल्फा वन इज एक्सपेंड मोर एज कंपेयर टू टू। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि एक्सपेंशन क्या होता है, लेंथ में चेंज भी हो जाएगा, यानी कि L1 डेल्टा L1 जो होगा डेल्टा L2 के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं, डेल्टा N1 बराबर डेल्टा L2। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो कंप्रेसिव फोर्स है ए बॉडी में, वो टेंसाइल फोर्स दूसरी बॉडी में उसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा वो होगा हमारा एक्सपेंड, अब ये एक्सपेंड होगा तो ये क्या करेगा, रेजिस्ट करने के लिए कंप्रेसिव लगेगा इस पर, ये इतना हो नहीं रहा है तो इस पर टेंसाइल ही लग रहा है, तो इसका पहले वाले का कंप्रेसिव दूसरे का टेंसाइल दोनों इक्वल होंगे, सिग्मा वन A1 इजल टू सिग्मा टू A2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इनका जब ये आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ बॉडी वन, एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ बॉडी टू। ठीक है, इनकी फ्री वाला तो है ही, साथ में टेंस कंप्रेसिव हो रहा है, कंप्रेसिव के द्वारा घट रहा था, लेंथ घट रही थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, टेंसाइल हो ही रहा है, तो टेंसाइल बट्टे कंप्रेसिव का जो रेशियो रहता है वो 1 रहता है। ठीक है, यानी कि टेंसाइल वाला कंप्रेसिव के इक्वल होगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी अगर आपको टेपर्ड सर्कुलर बार का फॉर्मूला देखना है तो ये फॉर्मूला होता है, आप याद रखिए, अल्फा टी इंटू ई इंटू D1 अपॉन D2। ठीक है, D1 इसका आउट बाहर बड़ा डायमीटर, D2 इसका छोटा डायमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड स्ट्रेस की। कंपाउंड स्ट्रेस का होता है कि जब किसी बॉडी पर नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रहा हो और हमारा शियर स्ट्रेस भी लग रहा हो। ठीक है, उसी को तो कहते हैं कंपाउंड स्ट्रेस। ठीक है, कंपाउंड स्ट्रेस तो नॉर्मली भी देखो लग रहा है यहाँ पे, और साथ में हमारा शियर भी लग रहा है बॉडी पर, तो उसको कहते हैं कंपाउंड। अब देखो इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे मेथड हैं, दो तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं, एनालिटिकल और ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड में मोर सर्कल आता है। ठीक है, और एनालिटिकल में रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करते हैं, मतलब जैसे एक दे रखा है इस टाइप का, तो साइन थीटा कॉस थीटा करके निकालते हैं वो। तो देखो पहला केस है बाई एक्सियल स्ट्रेस विदाउट शियर, मतलब लाइक स्ट्रेस हैं, लाइक स्ट्रेस का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेचर के, अब इनमें कोई शियर नहीं है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हमने चारों डायरेक्शन में लगा दी है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लगा दिया, तो इसका जो मूवर सर्कल बनेगा कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, वो हमारा जो फोर्स है वो नेगेटिव तो है नहीं, माइनस तो लग नहीं रहा, सिर्फ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या है, सिग्मा एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन में क्या बनेगा, सिग्मा एक्स, यहाँ सिग्मा एक्स जो बनेगा वो इतना, और सिग्मा वाई यहाँ तक, तो ये कुछ इस टाइप का बन जाता है। आप देख लीजिए डायग्राम किस तरीके से आपको बनाना है ये। ठीक है, इसकी जो ये रहती है, ये रिजल्टेंट रहता है टाउ, ये हो जाता है इसका टाउ। ठीक है, और रेडियस ऑफ मोर सर्कल होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी तरीके से जो है अगर आप इसका फॉर्मूला देखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस का, तो नॉर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई टू कॉस टू थीटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है जब बाई एक्सियल लाइक स्ट्रेस विदाउट शियर हो, ठीक है ना, सॉरी विद शियर हो, यहाँ पे विदाउट शियर है। ठीक है, विदाउट शियर हो तब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। शियर स्ट्रेस का पूछे तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर प्लेन पे हम देख रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन पर हम देख रहे हैं। रिजल्टेंट पूछे
तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा प्लस टाउ का स्क्वायर का अंडर रूट रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछे तो ये हो जाता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या क्या होता है, तो देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो जाएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस में दो आते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, पहले देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल प्लेन, जो प्रिंसिपल प्लेन पर स्ट्रेस काम करता है वही प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाता है। वहाँ पर कोई शेयर नहीं होता। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन पर कोई भी शेयर नहीं होता। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो अकर करता है 45 डिग्री ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन पर ही करता है। मेजर प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, फॉरदेस्ट यानी कि सबसे दूर का पॉइंट ऑफ मोर सर्कल इन एक्स एक्सिस, जिस मतलब सिग्मा एक्सिस पर जो भी मोर सर्कल का सबसे दूर का पॉइंट होता है उसको कहते हैं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सबसे पास का पॉइंट होता है मोर सर्कल में वो होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, एक होता है बाई एक्सियल अनलाइक विदाउट शेयर। ठीक है, विदाउट शेयर होता है तो कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बनता है, वही फॉर्मूला है सेम डिट्टो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप बात करते हैं अन यूनिएक्सियल स्ट्रेस विदाउट शेयर। तो यूनिएक्सियल विदाउट शेयर का आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें शेयर नहीं लगता, लेकिन यूनिएक्सियल का मतलब एक ही डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में नहीं। तो ये यहाँ से आप फॉर्मूला इसका निकाल सकते हैं। प्योर शेयर का पूछ लेता है, प्योर शेयर में क्या बनता है, तो प्योर शेयर का मतलब है कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लगेगा, सिर्फ शेयर लगेगा। अब इस केस में जो मोर सर्कल बनता है एट द सेंटर, इसी सेंटर पर बन जाता है जो कि कोऑर्डिनेट का सेंटर होता है। सेंटर 0 0 रहेंगे। ठीक है, रेडियस जो होगी टाउ मैक्सिमम के बराबर होती है। ठीक है, रिजल्टेंट भी टाउ के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके नॉर्मल स्ट्रेस के और शेयर स्ट्रेस के आप फॉर्मूले यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं। अगर एक आता है कि इक्वल एंड लाइक बाइएक्सियल स्ट्रेस विदाउट शेयर, ठीक है, इसको हम हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या बनता है कि जो मोर सर्कल बनता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बनता है। मोर सर्कल क्या बनता है, एक सर्कल नहीं बनता, एक पॉइंट बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, इसके बारे में पूछ लेता है कि मोर सर्कल कहाँ बनेगा, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों इक्वल होते हैं यहाँ पे, यानी कि इक्वल एंड लाइक बाई एक्सियल स्ट्रेस। सिग्मा सिग्मा हर जगह पे सिग्मा ही रहेगा विदाउट शेयर। ठीक है, उसके अलावा बाई एक्सियल लाइक स्ट्रेस विद शेयर, यानी कि लाइक स्ट्रेस भी है और साथ में शेयर भी हो रहा है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला ये इस टाइप के बन जाते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला ये देख सकते हैं, ये पूरा पूरा फॉर्मूला बनता है। आप इस फॉर्मूले को और इसकी डेरिवेशन को यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से हमने ये डेरिवेशन बनाई है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आप देख सकते हैं। वैसे डेरिवेशन की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप सारा का सारा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ जो ज़रूरी चीज़ है उसकी बात कर लेता हूँ, जैसे स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। यानी कि विद इन इलास्टिक लिमिट का क्या है कि ये एक डायग्राम बनता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसमें इलास्ट प्रोपोर्शनल लिमिट पहले आती है, फिर आती है इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट तक जो एनर्जी स्टोर की जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। वैन वी अप्लाइड लोड ऑन इलास्टिक बॉडी, जब हम किसी भी इलास्टिक बॉडी पर लोड अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म हो जाती है, ये अपना शेप एंड साइज को चेंज कर लेती है। लेकिन जब हम लोड को हटाते हैं, ठीक है, किस पर, इलास्टिक बॉडी पर, जब हम लोड को हटाते हैं तो अपना ओरिजिनल शेप और साइज में कोशिश आने की कोशिश करती है। तो उस स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करती है और रिलीज करती है एट द रिमूवल ऑफ लोड। तो उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक रबड़ है, आपने इस रबड़ को खींचा, ठीक है, इस तरीके से खिंच गई ये रबड़, फिर उसके बाद वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में कैसे आ पाती है, क्योंकि खींचने के दौरान जो हमने फोर्स लगाया है उस फोर्स का यूज़ करके वो उसी को यहाँ पे यूज़ करती है एज अ स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, यानी कि दोबारा से उसी शेप में वापस लाने के लिए, तो वो होती है स्ट्रेन एनर्जी। अब रेजिलेंस क्या होता है, ये मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी एनर्जी जो है स्टोर की जाती है विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। याद रखिए, स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक लिमिट, रेजिलेंस, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। ये मैकेनिकल एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो कि क्या कहता है, मटेरियल कैन स्टोर एनर्जी विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट तक यूज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए ये जो है रेजिलेंस जो है ये क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक है सिर्फ। ठीक है, प्रूफ रेजिलेंस क्या होता है, मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर की जाती है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द इलास्टिक लिमिट विद इन अप टू इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट तक मैक्सिमम कितनी स्टोर की जाती है उसको कहते हैं प्रूफ रेजिलेंस।
ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है? मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन अ बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट, यानी कि पर यूनिट अगर वॉल्यूम अगर हम देख रहे हैं तो वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। ठीक है। एक होता है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। अगर हम किसी भी बॉडी पर एक्सियल लोडिंग कर रहे हैं तो एक्सियल लोडिंग के दौरान उसमें किस किस टाइप के स्ट्रेन एनर्जी होगी। देखिए सबसे पहले हम करते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। किसी बॉडी पर ग्रेजुअली धीरे धीरे लोड, ग्रेजुअली धीरे धीरे लोड बढ़ाते जा रहे हैं तो वो क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन बॉडी, यानी कि वर्क डन जितना हम कर रहे हैं बॉडी पर। तो अगर हम इस पर देखें, किस पर, इस डायग्राम पर देखें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर, यानी कि या मान लीजिए लोड और इलोंगेशन डायग्राम पर देखेंगे तो जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे इलोंगेशन उतना ज़्यादा आता जाएगा। क्लियर? यानी कि यू बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसका एरिया, यानी कि ट्राइंगल बनना एक तरीके से, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 और कितने डब्ल्यू लोड तक और कितना इलोंगेशन आ रहा है डब्ल्यू डेल्टा एल आ रहा है, डब्ल्यू इंटू डेल्टा एल। अब इसको डेल्टा एल को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल को डब्ल्यू एल अपॉन ए ई लिख सकते हैं। ठीक है, 2 AE नहीं AE। ठीक है। अब AE लिख सकते हैं क्योंकि सेल्फ वेट थोड़ा ना, हम तो लोड लगा रहे हैं, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कर रहे हैं। तो डब्ल्यू एल अपॉन 2E, तो यहाँ क्या हो जाएगा हाफ डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, एल अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू बराबर आप और क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन, और क्या लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है। सिग्मा इंटू ए भी लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे ए था ये वाला, ये ए से ए कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा सिग्मा स्क्वायर ए इंटू एल बटे 2E। ठीक है। यही क्या होता है, रेजिलेंस होता है। अगर इसको आप, ये क्या है ए इंटू वी एल क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, ए इंटू एल क्या है, वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम क्या हो जाता है, मैक्सिमम अगर स्ट्रेन एनर्जी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ रेजिलेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रूफ रेजिलेंस। और अगर आप वट्टे वॉल्यूम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2। तो ये चीज़ आपका होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में। अब बात कर लेते हैं सडन अप्लाइड लोड में। अचानक से अगर आपने लोड कर दिया तो अचानक में देखिए ग्रेजुअल में क्या धीरे धीरे लोड बढ़ रहा था जीरो से, लेकिन अचानक में क्या है, आपने अचानक से लोड लगाया है। तो अचानक से लोड लगाएंगे तो यहाँ से एकदम अचानक लोड लगा दिया तो रेक्टेंगुलर का एरिया बन जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया जब बनेगा तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, वर्क डन के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब वर्क डन के बराबर हो जाएगी तो डब्ल्यू इंटू डेल्टा एल वर्क डन हो गया एरिया। ठीक है, रेक्टेंगल का। अब ये क्या हो जाएगी, एनर्जी कितनी स्टोर्ड हो रही थी, 1/2 सिग्मा ए इंटू डेल्टा एल। क्लियर? तो इसके हिसाब से जब सिग्मा सडन निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, 2W/A। ठीक है, 2W/A। और 2W/A जो निकल के आ रहा था वो क्या था, वो हमारा 2 इंटू ग्रेजुअल, यानी कि ग्रेजुअल का डबल, यानी कि जो हमारा ग्रेजुअल लोड निकल के आ रहा था सडन लोड में उसका डबल स्ट्रेस पैदा होगा। मतलब अगर आप धीरे धीरे लोड बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे लोड को बढ़ाते जा रहे हैं, ग्रेजुअली कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर सिग्मा आ रहा है और आप एकदम अचानक से लोड लगा रहे हैं तो वहाँ पे 2 सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अगर इसका एग्जांपल बताऊं, आप कहते हैं ना डायमंड जो है सबसे ब्रिटल, बहुत ज़्यादा ब्रिटल मटेरियल है लेकिन टूटता नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर ग्रेजुअल लोड लगाएंगे तो वो नहीं टूटेगा, लेकिन आप उस पर सडन लोड लगाएंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, तुरंत बिखर जाएगा, क्योंकि वो ब्रिटल मटेरियल है। तो इसी तरीके से सडन अप्लाइड लोड में जो है डबल स्ट्रेस पैदा हो जाता है ग्रेजुअल के कंपेयर में। लेकिन अगर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम की बात करें स्ट्रेन एनर्जी, तो 4 टाइम स्ट्रेन एनर्जी बन जाती है वहाँ पे। ठीक है। तो अब देखिए इम्पैक्ट लोड क्या होता है, इम्पैक्ट लोड होता है अचानक से किसी एक हाइट से भेजना। अब मान लो एक लोड है, उसको आप एच हाइट से किसी भी बॉडी पर डाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये तो एच जो है इसका है और डेल्टा एल इसका इलोंगेशन है। ठीक है, डेल्टा एल इसका लेंथ है। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी, डब्ल्यू इंटू एच प्लस डेल्टा एल। तो डेल्टा एल डब्ल्यू सिग्मा एल अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, पी एल अपॉन ए, डब्ल्यू अपॉन ए भी कह सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये 1/2 सिग्मा ए इंटू डेल्टा एल स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगी एब्जॉर्ब की हुई। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ से बना सकते हैं, इससे यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इस वाले पोर्शन को पूरे को आप इधर ले आएंगे तो ये इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। और बाई द्रोणाचार्य फॉर्मूला, जब द्रोणाचार्य आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगा के यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको ए एक्स स्क्वायर मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है।
ठीक है। तो ये आप जब फार्मूला यहाँ से लगाएंगे तो फार्मूला लगा के इस फार्मूले को सॉल्व करके फार्मूला निकल के आता है इम्पैक्ट लोड का W/A अंडर रूट कोष्टक 1+√1+2AEH/WL। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आता है इम्पैक्ट लोड का। और इम्पैक्ट लोड बराबर क्या होता है, IAF यानी कि इम्पैक्ट फैक्टर इंटू सिग्मा जी। ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर हमेशा हमेशा 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर H 0 है तो इम्पैक्ट लोड जो हो जाता है वो हमारा सडन लोड या फिर ग्रेजुअल लोड के डबल हो जाता है, या इम्पैक्ट को हम सडन लोड भी कह लेते हैं अगर H हाइट को 0 करते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, फॉर्मूला आपको डेरिवेशन याद रखनी है। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यूनिट 2 में जल्दी ही डाल दूंगा वीडियो इसकी। ठीक है, थैंक यू।